नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार आर के स्टडी में आप सबका स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में आप देखेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रैक्टिस सेट 2। तो ये प्रैक्टिस सेट 2 है, चैप्टर गरीबी पॉवर्टी से लिया गया है। तो चलिए पहला प्रश्न पर चलते हैं। वीडियो को शुरुआत करते हैं पहला प्रश्न से। तो पहला प्रश्न को देखिए, गरीबी कितने प्रकार के हैं? तो गरीबी कितने प्रकार के हैं? तो आंसर होगा 2 प्रकार के। पहला सापेक्षिक गरीबी और दूसरा निरपेक्ष गरीबी। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले जानिए कि गरीबी कहते किसको हैं। तो गरीबी एक सामाजिक आर्थिक स्थिति है और इस स्थिति में व्यक्ति अपने जीवन के मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाता है। मूलभूत आवश्यकता मतलब रोटी, कपड़ा, मकान, तो उसको गरीबी कहते हैं। और गरीबी 2 प्रकार के हैं, सापेक्षिक गरीबी और निरपेक्ष गरीबी। तो चलिए दूसरा प्रश्न पर चलते हैं। दूसरा प्रश्न है, विकासशील देशों में किस प्रकार की गरीबी पाई जाती है? तो आंसर होगा निरपेक्ष गरीबी। देखिए, विकासशील देशों में निरपेक्ष गरीबी पाई जाती है, याद रखेंगे। तीसरा प्रश्न पर चलते हैं, विकसित देशों में किस प्रकार की गरीबी पाई जाती है? तो आंसर होगा सापेक्ष गरीबी। तो विकसित देशों में, विकसित देश जैसे अमेरिका में, फ्रांस में, ब्रिटेन में, ये सब विकसित देश है, तो वहाँ सापेक्ष गरीबी पाई जाती है। और भारत जैसे विकासशील देशों में निरपेक्ष गरीबी। तो ये सब याद रखेंगे। चलिए चौथा प्रश्न पर चलते हैं। देखिए, कोई व्यक्ति गरीब है क्योंकि वह गरीब है, यह कथन किसका है? कोई व्यक्ति गरीब है क्योंकि वह गरीब है, यह कथन किसका है? तो आंसर होगा रेगनर नर्क से। आंसर होगा रेगनर नर्क से। तो याद रखेंगे, कोई व्यक्ति गरीब है क्योंकि वह गरीब है, यह कथन रेगनर नर्क से का है। तो चलिए पांचवा प्रश्न पर चलते हैं। पांचवा प्रश्न देखते हैं, गरीबी क्षमताओं का अभाव है। गरीबी क्षमताओं का अभाव है, यह कथन किसका है? तो आंसर होगा प्रोफेसर अमर्त्य सेन। प्रोफेसर अमर्त्य सेन है, जो भारतीय मूल के अर्थशास्त्री हैं, जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था अर्थशास्त्र में। तो इन्हीं का कथन है, गरीबी क्षमताओं का अभाव है, यह कथन अमर्त्य सेन का है, याद रखेंगे। चलिए छठा प्रश्न पर चलते हैं। वह व्यक्ति जिसका प्रतिदिन की आय 1.90 अमेरिकी डॉलर से कम है, वह गरीब है, यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? तो आंसर होगा विश्व बैंक। वह व्यक्ति जिसका प्रतिदिन आय, देखिए 1.90 यानी मतलब $1 भारत के रुपया में अगर देखें तो 70-80 रुपया करीब करीब होगा $1 में। तो 1.90 अमेरिकी डॉलर है, तो करीब करीब 150 रुपया करीब करीब हो जाएगा। तो इससे प्रतिदिन कम आय है तो वह व्यक्ति गरीब माना जाएगा। तो यह परिभाषा विश्व बैंक के द्वारा दिया गया है। तो चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। 7वां प्रश्न देखिए, वर्ल्ड बहुआयामी सूचकांक कब विकसित किया गया था? वर्ल्ड बहुआयामी सूचकांक कब विकसित किया गया था? तो आंसर होगा 2010 ईस्वी में। 2010 में वर्ल्ड बहुआयामी सूचकांक को विकसित किया गया था। तो चलिए 8वां प्रश्न पर चलते हैं। MPI का पूर्ण रूप क्या है? MPI का पूरा नाम, तो देखिए मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। MPI का पूरा नाम है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। तो चलिए 9वां प्रश्न पर चलते हैं। 9वां प्रश्न को देखते हैं, भारत में बहुआयामी गरीबी को सबसे पहले तेजी से हटाने वाला राज्य कौन है? भारत में बहुआयामी गरीबी को सबसे तेजी से हटाने वाला राज्य कौन है? तो आंसर होगा झारखंड। झारखंड को याद रखेंगे। तो चलिए 10वां प्रश्न पर चलते हैं। भारत में गरीबी निर्धारण हेतु कौन सी मुख्य संस्था कार्य करता है?
देखिए भारत में गरीबी का निर्धारण हेतु मुख्य संस्था कार्य करने वाला संस्था है NSSO। NSSO नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, इसका पूरा नाम है नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। NSSO जो है भारत में गरीबी निर्धारण हेतु मुख्य संस्था का कार्य करता है। 11वां प्रश्न पर चलते हैं। डॉक्टर वाई के अलग समिति का गठन कब और किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो डॉक्टर वाई के अलग समिति का गठन कब और किसके अध्यक्षता में हुई थी? तो डॉक्टर वाई के अलग समिति का गठन गरीबी का निर्धारण करने के लिए हुआ था। तो 1977 में किया गया था। डॉक्टर वाई के अलग समिति का गठन 1977 में किया गया था और 1979 में इसका रिपोर्ट आया था, तो याद रखेंगे। चलिए 12वां प्रश्न पर चलते हैं। लकड़वाला समिति का गठन कब और किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो देखिए लकड़वाला समिति का गठन कब और किसकी अध्यक्षता में हुई थी? तो आंसर होगा 1989 में DT लकड़वाला की अध्यक्षता में। 1989 में DT लकड़वाला की अध्यक्षता में यह समिति का गठन किया गया था और ये भी गरीबी रेखा के निर्धारण से संबंधित था। तो चलिए 13वां प्रश्न पर चलते हैं। गरीबी के मापन के लिए किस समिति ने ग्रामीण क्षेत्रों के निर्धनता रेखा के लिए कृषि श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को लिया तथा शहरी क्षेत्रों के लिए औद्योगिक श्रमिकों का उपयोग मूल्य सूचकांक को आधार बनाया? तो आंसर होगा लकड़वाला समिति। लकड़वाला समिति ने गरीबी के मापन के लिए ग्रामीण क्षेत्रों की निर्धनता रेखा के लिए कृषि श्रमिकों को उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को लिया तथा शहरी क्षेत्रों के लिए औद्योगिक श्रमिकों के उपभोग मूल्य सूचकांक को आधार बनाया था। तो लकड़वाला समिति याद रखेंगे। चलिए 14वां प्रश्न पर चलते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 2400 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन तथा शहरी क्षेत्रों के लिए 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की संस्तुति किस समिति के द्वारा तैयार किया गया था? देखिए भारत में सबसे पहली बार कैलोरी के आधार पर गरीबी रेखा का निर्धारण किया गया था। तो प्रतिदिन 2400 कैलोरी ग्रामीण क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में गांव देहातों में ज़्यादा काम करना पड़ता है, शारीरिक परिश्रम ज़्यादा होते हैं, इसलिए उनके लिए 2400 कैलोरी रखा गया प्रतिदिन और शहरी के लिए 2100 कैलोरी का मापन प्रतिदिन रखा गया था। तो इस आधार पर गरीबी रेखा का निर्धारण किया गया था। तो ये समिति कौन था? देखिए डॉक्टर वाई के अलग समिति के द्वारा पहली बार कैलोरी के आधार पर 2400 कैलोरी ग्रामीण क्षेत्र में और 2100 कैलोरी शहरी क्षेत्रों के लिए गरीबी रेखा का निर्धारण। अगर इससे कम कैलोरी प्रतिदिन मिलता है तो गरीबी रेखा के अंदर में आएंगे और इससे ऊपर है तो गरीबी रेखा से ऊपर हो जाएंगे। तो चलिए 15वां प्रश्न पर चलते हैं। सुरेश तेंदुलकर समिति का गठन कब और किसके अध्यक्षता में हुआ था? देखिए सुरेश तेंदुलकर की एक समिति बनी थी और ये भी गरीबी रेखा का निर्धारण किया था इस समिति ने। तो 2005 में सुरेश तेंदुलकर की समिति ने गरीबी रेखा का निर्धारण किया था और इसका रिपोर्ट 2009 में आया था, लेकिन यह भी रिपोर्ट सही नहीं रहने के कारण पुनः एक समिति गठित किया गया था इसमें सुधार करने के लिए। तो चलिए याद रखेंगे सुरेश तेंदुलकर समिति गठन 2005 में हुआ था और ये गरीबी रेखा के निर्धारण करने वाला समिति था और 2009 में इसका रिपोर्ट बना था। तो ये सभी समितियां थी जो गठन हुआ था, सब निरपेक्ष गरीबी का आकलन किए थे, सापेक्ष गरीबी नहीं, क्योंकि सापेक्ष गरीबी विकसित देशों में होता है और निरपेक्ष गरीबी भारत जैसे विकासशील देशों के लिए है, इसलिए ये सभी समितियां निरपेक्ष गरीबी का आकलन किया था। तो चलिए 16वां प्रश्न पर चलते हैं। देखिए सुरेश तेंदुलकर समिति में दोषपूर्ण होने के कारण जल्द ही देखिए सी रंगराजन समिति का गठन कब हुआ और किसकी अध्यक्षता में हुआ था? देखिए सी रंगराजन समिति सुरेश तेंदुलकर समिति के दोषपूर्ण रहने के कारण सरकार ने जल्द ही सी रंगराजन समिति का गठन किया था
और वह समिति वर्ष 2012 में किया गया था। सी रंगराजन की अध्यक्षता में 14 में रिपोर्ट आया था। तो ये सब गरीबी रेखा के निर्धारण के लिए यह समिति बनाया गया था। तो चलिए 17वां प्रश्न पर चलते हैं। अरविंद पनगड़िया टास्क फोर्स का गठन कब और किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो अरविंद पनगड़िया टास्क फोर्स का गठन 2015 में अरविंद पनगड़िया की अध्यक्षता में हुआ था। तो चलिए 18वां प्रश्न पर चलते हैं। अरविंद पनगड़िया टास्क फोर्स का मुख्य कार्य क्या है? अरविंद पनगड़िया टास्क फोर्स का मुख्य कार्य देखिए, भारत में निर्धनता के आकलन हेतु विधि का सुझाव देना। भारत में निर्धनता का आकलन हेतु विधि का सुझाव देना। तो चलिए 19वां प्रश्न पर चलते हैं। राष्ट्रीय योजना समिति, देखिए उपरोक्त में सभी समितियां थी जो आज़ादी के बाद गठित किया गया था। अब देखिए राष्ट्रीय योजना समिति, आज़ादी के पहले ये सब समिति का गठन किया गया था। जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था तो उसके पहले गरीबी की आकलन के लिए कुछ समितियां गठन हुई थी, जो है देखिए राष्ट्रीय योजना समिति है। राष्ट्रीय योजना समिति का गठन कब हुआ था? तो आंसर होगा 1938 में। 1938 में आंसर होगा 1938। तो 1938 में राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया गया था। 20वां प्रश्न पर चलते हैं। राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किसके अध्यक्षता में किए गए थे? तो राष्ट्रीय योजना समिति का गठन सुभाष चंद्र बोस ने किया था और जवाहरलाल नेहरू के अध्यक्षता में 1938 में किया गया था। ये आज़ादी के पहले, भारत की आज़ादी के पहले इस समिति का गठन किया गया था और इस समिति गरीबी रेखा का निर्धारण किया था और पहली बार इस समिति पोषण के आधार पर गरीबी रेखा का निर्धारण किया था। तो पोषण के आधार पर यह समिति गठित किया गया था पहली बार। तो चलिए 21वां प्रश्न पर चलते हैं। राष्ट्रीय योजना समिति ने किस आधार पर निर्धनता का गणना किया? देखिए प्रश्न आ गया, उसका उत्तर होगा पोषण के आधार पर। राष्ट्रीय योजना समिति जो 1938 में गठित किया गया था, जो आज़ादी के पहले था, तो सुभाष चंद्र बोस ने इसकी गठन किए थे और जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ था। तो यह समिति पोषण के आधार पर निर्धनता का आकलन किया था। पोषण के आधार पर याद रखेंगे। चलिए 22वां प्रश्न पर चलते हैं। देखिए बॉम्बे प्लान का गठन कब हुआ था? ये भी आज़ादी के पहले 1944 में किया गया था। बॉम्बे प्लान आया था जिसमें गरीबी का आकलन किया गया था। तो बॉम्बे प्लान को याद रखेंगे। बॉम्बे प्लान गरीबी का आकलन के लिए बॉम्बे प्लान 1944 में आया था। तो 1944 को याद रखेंगे। तो चलिए 23वां प्रश्न पर चलते हैं। एनएसएसओ की स्थापना कब हुआ था? तो देखिए एनएसएसओ की स्थापना 1950 में। 1950 को याद रखेंगे। नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1950 में किया गया था। तो आंसर होगा 1950। अब चलते हैं सीएसओ। देखिए एक सीएसओ की स्थापना कब हुआ था? तो सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुआ था? सीएसओ की स्थापना 2 मई 1951 को हुआ था। 2 मई 1951। देखिए ये दोनों गरीबी रेखा के निर्धारण के लिए ये संस्था थी और दोनों मिला करके अब एक ही संस्था बना दिया गया है। एनएसएसओ और सीएसओ को मिला करके एनएसओ संस्था का गठन कर दिया गया है। दोनों एक साथ अब कर दिया गया है। तो चलिए 25वां प्रश्न पर चलते हैं। सीएसओ और एनएसएसओ का विलय कर एनएसओ का गठन कब हुआ था? देखिए आंसर होगा इसमें 23 मई 2019 को सीएसओ और एनएसएसओ का विलय कर एनएसओ का गठन हुआ था 23 मई 2019 में। चलिए 26वां प्रश्न पर चलते हैं। 26वां प्रश्न देखिए सापेक्ष गरीबी मापन में कितनी विधियां हैं? देखिए सापेक्ष गरीबी पहले ही बता चुके हैं कि सापेक्ष गरीबी निरपेक्ष गरीबी को मापना आसान है, लेकिन सापेक्ष गरीबी को मापना बहुत ही कठिन है और यह विकसित देशों में सापेक्ष गरीबी पाया जाता है। यह
तुलनात्मक गरीबी है, तुलना के आधार पर इस गरीबी को मापते हैं। तो सापेक्ष गरीबी को हम दो प्रकार से मापते हैं, पहला लॉरेंज वक्र और दूसरा गिनी गुणांक के आधार पर सापेक्ष गरीबी को मापा जाता है। लॉरेंज वक्र और गिनी गुणांक को याद रखेंगे। चलिए 27वां प्रश्न पर चलते हैं। लॉरेंज वक्र को कब और किसने विकसित किया? देखिए, लॉरेंज वक्र को 1905 में सापेक्ष गरीबी के निर्धारण के लिए लॉरेंज वक्र को 1905 में मैक्स ओ लॉरेंज ने गठित किया था, विकसित किया था। तो याद रखेंगे 1905 में मैक्स ओ लॉरेंज। इस वक्र के आधार पर ग्राफ में अगर दिखाया जाए तो कुल जनसंख्या और उसके आय के अनुपात को दिखाया जाएगा। जनसंख्या बढ़ने के साथ साथ आय भी बढ़ना चाहिए, और तब लॉरेंज वक्र का ग्राफ अगर सीधा जाता है तो जनसंख्या के साथ साथ गरीबी भी कम होगा। अगर उसमें थोड़ा सा लचीला या टेढ़ा ग्राफ होता है तो गरीबी बढ़ने का संकेत है। तो यही लॉरेंज वक्र है उसे। तो चलिए 28वां प्रश्न पर चलते हैं। गिनी गुणांक को कब और किसने विकसित किया था? देखिए, लॉरेंज वक्र के बाद गिनी गुणांक जो गणितीय गणना उसी लॉरेंज वक्र के लिए किया गया था, विकसित किया गया था। तो सापेक्ष गरीबी की गणना के लिए लॉरेंज वक्र के बाद गिनी गुणांक आया था। तो 1912 में इसे विकसित किया गया था। कोरेडो गिनी इटालियन सांख्यिकीविद ने इसे विकसित किया गया था। तो सापेक्ष गरीबी का निर्धारण के लिए यह भी एक ग्राफ के द्वारा समझाया गया है। तो गिनी गुणांक 29वां प्रश्न देखिए, आय में विषमता को मापने का सबसे प्रचलित विधि कौन सा है? आय में विषमता को मापने के लिए सबसे प्रचलित विधि गिनी गुणांक विधि है, क्योंकि गिनी गुणांक विधि के द्वारा आय में विषमता को मापते हैं। लॉरेंज वक्र के साथ साथ गिनी गुणांक आय में विषमता को सही और सटीक तरीके से माप सकता है। तो गिनी गुणांक को याद रखेंगे। देखिए 30वां प्रश्न पर चलते हैं। गिनी गुणांक का अधिकतम मान कितना होता है? देखिए, गिनी गुणांक का अधिकतम मान 1 होता है और न्यूनतम मान 0 होता है। तो यहाँ याद रखेंगे, अधिकतम मान 1 होता है और न्यूनतम मान 0 होता है गिनी गुणांक के लिए। तो देखिए यहाँ गिनी गुणांक से प्रश्न 31वां प्रश्न देखिए, गिनी गुणांक का न्यूनतम मान कितना होता है? तो न्यूनतम मान 0 होता है। यहाँ एक ध्यान देने योग्य बात है कि गिनी गुणांक यदि बढ़ता है, 1 की तरफ जाता है, तो समझिए कि गरीबी बढ़ रही है, और 0 की तरफ जा रहा है तो गरीबी घटने का संकेत है। सापेक्ष गरीबी को मापने का ये गिनी गुणांक को विकसित किया गया था, और सापेक्ष गरीबी विकसित देशों में पाई जाती है। तो चलिए 32वां प्रश्न पर चलते हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत एलपीजी कनेक्शन परिवार के किस सदस्य के नाम पर जारी किया जाता है? देखिए, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना लागू किया गया था, जिसमें एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस कनेक्शन परिवार के किस सदस्य के नाम जारी किया गया? तो एलपीजी का कनेक्शन जो उज्ज्वला योजना के तहत महिला मुखिया के नाम पर, घर में जो महिला सदस्य हैं, मुखिया हैं, परिवार के प्रधान हैं महिला, तो उन्हीं के नाम पर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत एलपीजी कनेक्शन दिया जाता है। तो चलिए 33वां प्रश्न पर चलते हैं। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना का शुभारंभ कब हुआ था? तो देखिए, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना का शुभारंभ 25 सितंबर 2014 ईस्वी को किया गया था। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना का शुभारंभ 25 सितंबर 2014 में किया गया था। तो चलिए 34वां प्रश्न पर चलते हैं। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना किस मंत्रालय द्वारा क्रियान्वयन किया गया था? देखिए, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना किस मंत्रालय द्वारा क्रियान्वयन किया गया था? तो आंसर होगा ग्रामीण विकास मंत्रालय। ग्रामीण विकास मंत्रालय। तो ग्रामीण विकास मंत्रालय को याद रखेंगे।
35वां प्रश्न पर चलते हैं। देखिए, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना को पहले आजीविका कौशल विकास कार्यक्रम के नाम से जाना जाता था। आजीविका कौशल विकास योजना पहले कहा जाता था, बाद में इसका नाम रख दिया गया दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना। तो चलिए 36वां प्रश्न पर चलते हैं। दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना कब से शुरू किया गया? तो देखिए, दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना 25 सितंबर 2014 में शुरू किया गया था। यह शहरी कौशल योजना है, शहरी कौशल योजना है। दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना 2014 में शुरू किया गया था, 25 सितंबर 2014 में। यह एक शहरी कौशल योजना है। तो चलिए 37वां प्रश्न पर चलते हैं। प्रधानमंत्री जन धन योजना कब शुरू किया गया था? तो देखिए, प्रधानमंत्री जन धन योजना, तो प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत 28 अगस्त 2014 में किया गया था। प्रधानमंत्री जन धन योजना, तो प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत सभी परिवारों को बैंक खातों से जोड़ना था। तो ये जन धन योजना बहुत ही कारगर सिद्ध हुआ आज के युग में, जो डायरेक्ट उनके पैसे को डायरेक्ट ट्रांसफ़र किया जा रहा है। इससे घोटाला और धोखाधड़ी से बचने के लिए ऐसा किया गया था, और इससे विकास भी तेज़ी से हुआ है। इस जन धन योजना के तहत जो खाते खुले थे उससे, तो 28 अगस्त 2014 में यह योजना लाया गया था, जो सभी परिवारों में सभी लोगों को बैंक खातों से जोड़ना था। तो चलिए, प्रधानमंत्री जन धन योजना का उद्देश्य क्या था? देखिए, प्रधानमंत्री जन धन योजना का उद्देश्य वित्तीय समावेश, वित्तीय समावेश याद रखेंगे, वित्तीय समावेश। अगला 39वां प्रश्न देखिए, किसान विकास पत्र एक सर्टिफिकेट योजना है। किसान विकास पत्र एक सर्टिफिकेट योजना है जो पहली बार कब लॉन्च किया गया था? देखिए, किसान विकास पत्र एक सर्टिफिकेट योजना है जो पहली बार 1988 में लॉन्च किया गया था, 1988 में, याद रखेंगे। 40वां प्रश्न पर चलते हैं। मनरेगा का पूरा नाम क्या है? देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, अक्सर प्रतियोगिता परीक्षा में यह प्रश्न आ ही जाता है। तो मनरेगा का पूरा नाम क्या है? तो देखिए, मनरेगा का पूरा नाम महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम है। मनरेगा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। तो चलिए 41वां प्रश्न पर चलते हैं। मनरेगा का पुराना नाम क्या था? देखिए, मनरेगा का पुराना नाम नरेगा था, जो बाद में इसे मनरेगा रख दिया गया था। तो नरेगा पुराना नाम था इसका, सबसे पहले नरेगा के नाम से ही यह योजना आया था, बाद में इसे मनरेगा रख दिया गया था। तो चलिए, नरेगा का पूरा नाम क्या है? तो चलिए, नरेगा का पूरा नाम राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, और इसी को बदलकर मनरेगा रख दिया गया था। तो शुरुआत में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना नाम दे दिया गया, तो नरेगा से मनरेगा हो गया था। तो चलिए 43वां प्रश्न पर चलते हैं। नरेगा का नाम बदलकर कब मनरेगा किया गया था? देखिए, नरेगा योजना आया था, नरेगा योजना जब आया था उसके बाद उसका नाम बदलकर मनरेगा किया गया था। 2 अक्टूबर 2009 ईस्वी में यह नरेगा को मनरेगा कर दिया गया था, जो ग्रामीण क्षेत्रों में 100 दिन का रोजगार देने का प्रावधान था, और पहाड़ी क्षेत्रों में यह 150 दिन कर दिया गया था। तो यह 100 दिन का रोजगार ग्रामीण क्षेत्रों में नरेगा के माध्यम से, जिसे बाद में मनरेगा कर दिया गया था 2 अक्टूबर 2009 में, याद रखेंगे। 44वां प्रश्न पर चलते हैं। भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन किस आधार पर किया जाता है? भारत में निर्धनता का स्तर का आकलन किस आधार पर किया जाता है? तो आंसर होगा परिवार का उपभोग व्यय के आधार पर। परिवार का उपभोग व्यय के आधार पर निर्धनता का आकलन भारत में किया जाता है। तो चलिए 45वां प्रश्न पर चलते हैं। भारत में कितनी प्रतिशत जनसंख्या गरीब है? भारत में कितनी प्रतिशत जनसंख्या गरीब है? तो भारत में 21.05% जनसंख्या गरीब है।
चलिए 46वां प्रश्न पर चलते हैं। वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो आंसर होगा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। जिस संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक को जारी किया जाता है, यूएनडीपी के द्वारा वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक को जारी किया जाता है। 47वां प्रश्न पर चलते हैं। भारत का कौन सा जिला सबसे गरीब है? देखिए, भारत में जो जिला है अलीराजपुर जो मध्य प्रदेश में पड़ता है, भारत का अलीराजपुर जिला सबसे गरीब है। 48वां प्रश्न पर चलते हैं। विश्व में सबसे कम गरीबी दर वाला देश कौन है? विश्व में सबसे कम गरीबी दर वाला देश आइसलैंड को याद रखेंगे, आइसलैंड। 49वां प्रश्न पर चलते हैं। भारत में सबसे गरीब राज्य कौन है? तो भारत में सबसे गरीब राज्य, जैसा कि जान ही रहे हैं कि भारत में सबसे गरीब राज्य बिहार है। यहाँ पर जो गरीबी है 51.91% है, 51.91%। तो चलिए 50वां प्रश्न पर चलते हैं। इस प्रैक्टिस सेट का अंतिम प्रश्न है। एक प्रैक्टिस सेट में 50 प्रश्न हैं, बिना विकल्प के डायरेक्ट उत्तर है। तो 50वां प्रश्न को देखिए। भारत का सबसे कम गरीबी दर वाला राज्य कौन है? भारत में सबसे कम गरीबी दर वाला राज्य केरल है, जहाँ 0.71% गरीबी है। तो भारत में सबसे कम गरीबी दर वाला राज्य केरल है, तो केरल को याद रखेंगे। तो ये था हमारा भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित प्रैक्टिस सेट 2। तो जल्द ही प्रैक्टिस सेट 3 लेकर के आएंगे। तो वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करेंगे। वीडियो देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।